जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि मैंने पॉलिटी सीरीज स्टार्ट किया था, उसका आज ये एपिसोड नंबर 11 होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं भारत के संसद के बारे में। और यह भी हमारा दूसरा भाग होने वाला है। हमने भाग 1 एपिसोड नंबर 10 में देख लिया था। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी, एलपी टेक्नीशियन, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस सीरीज में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। और हम जो भी अपना एपिसोड चालू करते हैं, उससे पहले हमारे जितने भी पुराने एपिसोड होते हैं उनका हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं और यह भी हमारा एक वीडियो का पार्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 11 को। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी तक हमारे यूट्यूब पर जितने भी वीडियो अपलोड हैं उन सबकी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग अपना रिवीजन वाला पोर्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के रिवीजन वाले पार्ट को। हमारा भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 5, यहाँ से हमारा भाग 2 नागरिकता शुरू होता है। अनुच्छेद 5 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो उसकी नागरिकता भारत की स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन करने तक बनाए रहना, अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद की अनुमति तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद को प्राप्त है, अतः राज्य सरकार या विधानमंडल नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता है। अब हमारा भाग 3 शुरू होता है मौलिक अधिकार, और यह हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 14 इस अनुच्छेद में 2 प्रावधान हैं। पहला, विधि के समक्ष समानता, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 धर्म के अंतःकरण मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर टैक्स न देने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य का धन टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को सैन्य बल, लोक व्यवस्था बनाने वाले अधिसूचना, आईबी से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। इसका कारण है अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 34 जिस जगह सैन्य कानून मार्शल लॉ लागू होगा उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ भारत की संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है।
अब हमारा भाग 4 शुरू होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यह हमारा अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36, इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है और यह परिभाषा अनुच्छेद 12 की तरह है। अनुच्छेद 37, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अतः इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40, इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, परंतु संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में दिया गया था। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43, राज्य कर्मकारों के निर्वाह के लिए मजदूरी, जीवन स्तर एवं अवकाश की व्यवस्था करेगा और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद 43A, राज्य उद्योगों में लगे उपक्रमों संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 43B, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45, राज्य 0 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल करेगा और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46, राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और धन संबंधी हितों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47, राज्य लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कर्तव्य करेगा। मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध करेगा। औषधियों में मादक पदार्थ के प्रयोग पर रोक नहीं है। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन, राज्य कृषि पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करेगा। गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की नस्लों का परीक्षण करेगा और गौवध को प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 48A, राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50, राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अब हमारा चालू होता है भाग 4A, मूल कर्तव्य, और यह हमारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2002 में जोड़ा गया। विश्व में जापान और भारत लोकतांत्रिक देश है जहां मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मिलता है। यह सोवियत संघ, वर्तमान रूस देश से लिया गया है। अब हमारा चालू होता है अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति, और यहाँ से भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत आता है और हमारा अनुच्छेद 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार प्रत्यक्षता या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61, महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। अब हमारा अनुच्छेद 63 से 73 तक भारत का उपराष्ट्रपति है और अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65, जब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर संसद नियम बनाएगा। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अब हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 और 75 होगा। अनुच्छेद 73 है कार्यपालिका का विस्तार। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। दोस्तों, यदि आप बिल्कुल डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको हमारे सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे। इन सबके एपिसोड की मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके आसानी से सारे एपिसोड को देख सकते हैं। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अनुच्छेद 75(3), प्रधानमंत्री का कार्यकाल। अनुच्छेद 77, मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन विभागों के बंटवारों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
अनुच्छेद 88 अधिकार, अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, समिति का सदस्य हो सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का निर्माण संसद के 3 अंगों से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है, जिसमें 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 है, जिसमें 233 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं। अनुच्छेद 81 लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। अनुच्छेद 83 लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अनुच्छेद 84 लोकसभा के निर्वाचन की योग्यताएं। अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या संयुक्त रूप से समवेत दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा और संसद को अपने आह्वान के कारणों की जानकारी देगा। अनुच्छेद 88 संसद के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। यह बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और राज्यसभा को अपना सभापति चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के संबंध में है। यह उपसभापति के पद से अवकाश, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 91 जब राज्यसभा का सभापति का पद रिक्त है या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य सदस्य को सभापति के रूप में कार्य करना होगा। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा में सभापति या उपसभापति को हटाने के कोई विकल्प विचाराधीन है तब सभापति या उपसभापति उस अवधि के लिए अध्यक्षता नहीं करेंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। अनुच्छेद 99 लोकसभा के सदस्यों का शपथ। तो दोस्तों ये हमारा एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 10 तक का फटाफट रिवीजन था। यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको हमारे एपिसोड नंबर 1 से लेकर के 10 तक देखना पड़ेगा, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप वहां से जाकर के हमारे सारे एपिसोड को बिल्कुल डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के एपिसोड को, जो कि हमारा संसद का भाग 2 होने वाला है। संसद की कार्यवाही। संसद में एक वर्ष को 3 सत्रों में बांटते हैं। आइए जान लेते हैं वो 3 सत्र हमारे कौन कौन से होते हैं। उसमें से हमारा पहला है बजट सत्र। ये हमारा फरवरी से मई माह के बीच में होता है। दूसरा है हमारा मानसून सत्र। ये हमारा जुलाई से सितंबर तक होता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र। ये हमारा नवंबर और दिसंबर में होता है। आइए अब कुछ जानकारी नोट के रूप में हम लोग कर लेते हैं। जनवरी, जून और अक्टूबर 3 महीने सत्र नहीं होते हैं। बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र है, वहीं शीत सत्र सबसे छोटा सत्र है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई थी, इसलिए मैंने नोट के रूप में इनको करवा दिया है। आइए और कुछ जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सत्र बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य में 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता है। सत्रावसान की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। आइए अब जान लेते हैं संसद के दिन का समय, यानी कि जो हमारा एक दिन होता है उसमें संसद के कौन कौन से पार्ट अलग अलग होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। पहला हमारा शुरू होता है सुबह 11 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक और इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। दूसरा हमारा शुरू होता है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक और इसको शून्यकाल कहा जाता है। वहीं तीसरा हमारा दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच होता है। फिर इसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक राज्यसभा का कार्य होता है और फिर 5 बजे से 6 बजे तक लोकसभा का कार्य होता है। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग डिटेल में और पहले बात करते हैं हम लोग प्रश्नकाल के बारे में। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हमारा तारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा अतारांकित प्रश्न। इनका जवाब लिखित तौर पर होता है। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तीसरा है हमारा अल्प सूचना प्रश्न। इन प्रश्नों में मंत्री को 10 दिन पहले सूचना दिया जाता है।
तो ये हमारा प्रश्नकाल के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। ये अब जान लेते हैं शून्यकाल के बारे में। प्रश्नकाल के बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं और यह प्रथा भारतीय संसद की ही देन है, यानी कि शून्यकाल हमारा पहली बार भारत के संसद में ही प्रयोग किया गया था। इसे वर्ष 1960 से शुरू किया गया और ये 1962 में प्रथा बन गई थी। सप्ताह में 5 दिन यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक हमारा शून्यकाल चलता है। आइए अब समझ लेते हैं अनुच्छेद 108 के बारे में, और इसमें संयुक्त बैठक के बारे में बात की गई है जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आइए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो हमारा संयुक्त बैठक आता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दोनों सदनों के मध्य गतिरोध पैदा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। एक सदन विधेयक पारित कर दे और दूसरा सदन असहमति जता दे। दूसरा, दोनों सदनों के मध्य असहमति। तीसरा, दूसरा सदन 6 महीने से अधिक विधेयक को रोक दे। इन तीनों में से कोई भी एक भी परिस्थिति आती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। आइए जान लेते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। पहला हमारा 1961 में दहेज उन्मूलन के लिए बुलाया गया था। दूसरा हमारा 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। वहीं तीसरा हमारा आतंकवाद 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो ये कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं जो कि मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया है। आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, धन विधेयक, महाभियोग और संविधान संशोधन, इन तीनों में से संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। यानी कि यदि हमारा कोई धन विधेयक, महाभियोग यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी अन्य पद पर लगता है और यदि संविधान संशोधन हो रहा है तो हम संयुक्त बैठक को नहीं बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान का कुल बहुमत चाहिए, लगभग यह 50% प्लस 1 बहुमत चाहिए होता है। आइए अब हम समझ लेते हैं निंदा प्रस्ताव के बारे में। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में सरकार या मंत्री के खिलाफ सही कार्य न करने पर लाया जाता है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार गिर जाती है। दूसरा है हमारा विश्वास प्रस्ताव। सरकार स्वयं का बहुमत लोकसभा में शामिल करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है और ये अभी तक केवल 3 बार ही लाया गया है। और 1990 में वीपी सिंह सरकार, 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन इन सभी ने विश्वास प्रस्ताव पारित करने में सरकार गिर गई थी। यानी कि ये लोग विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए थे। तीसरा है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। सदन के 50 सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकते हैं। 50% प्लस 1 से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। आइए अब जान लेते हैं धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। धन्यवाद प्रस्ताव प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा साल के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति पेश करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव को सरकार तैयार करती है। इसमें सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं की चर्चा की जाती है। और हमारा आखिरी है संचेतक। किसी राजनीतिक दल का उस दल के सदस्यों के प्रति अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया गया एक आदेश है। यदि कोई सदस्य संचेतक का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही सदन का अध्यक्ष करता है। आइए अब जान लेते हैं हमारे कुछ संसदीय समितियों के बारे में। हमारी संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। उनमें से हमारा पहला है स्थायी समितियां और दूसरा है हमारा अस्थायी समितियां। स्थायी समितियों के अंतर्गत भी हमारे 2 समितियां आती हैं। पहला आता है वित्त संबंधी समिति और दूसरा आता है हमारा विभागीय समितियां। और वित्त संबंधी समिति के अंतर्गत हमारे कुल 3 समितियां आती हैं। आइए जान लेते हैं वह 3 समितियां कौन कौन सी हैं। उसमें से हमारा पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है हमारा प्राक्कलन समिति और तीसरा है हमारा लोक उपक्रम समिति। तो आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं स्थायी समिति के अंतर्गत लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति 1921 में बनी थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें हमारे 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यानी कि
प्रेजेंट में जो सरकार हमारी लोकसभा में होती है उसके जो अपोजिट में सरकार होती है उसका अध्यक्ष हमारा विपक्ष का नेता होता है और उसे विपक्ष का नेता बोलते हैं। और लोक लेखा समिति में 1967 से इसके अध्यक्ष विपक्ष का नेता ही करता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग शॉर्ट में CAG यानी कि कैग बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट की जांच करना है। कैग लोक लेखा समिति को संपूर्ण जांच में सहयोग और समर्थन करता है, इसलिए कैग को लोक लेखा समिति का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहा जाता है। लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष केशु वेणुगोपाल जी हैं, यानी कि लोक लेखा समिति प्रेजेंट में मई 2025 में अभी तक हमारे अध्यक्ष इसके केसी वेणुगोपाल जी हैं। आइए अब समझ लेते हैं हम लोग प्राक्कलन समिति के बारे में। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं या एक सदन की सबसे बड़ी स्थायी समिति है। राज्यसभा से इसमें कोई सदस्य नहीं होता है और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका कार्य बजट पर चर्चा करना, अनुमान लगाना तथा व्यय संबंधी विभिन्न प्रकार के प्राक्कलनों पर चर्चा करना होता है। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति को कहते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं, यानी कि हमारी प्राक्कलन समिति के मई 2025 में अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं। ये हमारा प्राक्कलन समिति के बारे में था। आइए अब हम समझ लेते हैं तीसरा स्थायी समिति यानी कि लोक उपक्रम समिति के बारे में। लोक उपक्रम में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 1964 में कृष्णा मेनन की सिफारिश पर 1963 पर हुई थी। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। इस समिति का कार्य भारत सरकार के लोक उपक्रम जैसे कि हमारा NTPC, ONGC आदि की जांच करना है। लोक उपक्रम समिति को सार्वजनिक उपक्रम समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति के वर्तमान में अध्यक्ष बैजंत पांडा जी हैं, यानी कि हमारे लोक उपक्रम समिति के वर्तमान में मई 2025 में अध्यक्ष बैजंत पांडा हैं। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं विभागीय समितियों के बारे में। इसकी स्थापना 1992-93 में की गई थी। वर्तमान समय में 24 विभागीय समितियां हैं, जिसमें से हमारा 16 लोकसभा से है और 8 राज्यसभा से है। एक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, यानी कि वर्तमान में हमारी कुल 24 विभागीय समितियां हैं, जिसमें से हमारा 16 समितियां जो विभागीय से हैं वो लोकसभा से हैं और 8 राज्यसभा से हैं। और बात करें विभागीय समिति के सदस्य के बारे में तो एक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, जो कि 21 हमारा लोकसभा से और 10 राज्यसभा सदस्य हमारे विभागीय समिति में होते हैं। विभागीय समितियों का कार्य किसी एक विभाग से संबंधित जांच करना होता है, यानी कि कोई एक इनको पर्टिकुलर विभाग दे दिया जाता है, उसी से संबंधित ये सारी जांचें करते हैं। विभागीय समितियां बजट को विभिन्न भागों में बांटकर जांच करती है। तो ये हमारी कुछ समितियां थीं। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा एपिसोड नंबर 11 अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक यूट्यूब पर हमारी जितनी भी क्लास अपलोड हुई है दोस्तों, उन सबकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।